नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार नागवंशी। आप सभी का स्वागत है आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर्स। रिटर्न्स अब तक हम ऑलमोस्ट 2 वीडियोस बना चुके हैं, ये इस टॉपिक की लास्ट वीडियो रहेगी। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है इनके अंदर, ठीक है। बस मुझे आपको समझाना है कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ये क्या होता है? देखो, अब तक हमें ये पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स हम रखते हैं। एक हमारा कांस्टेंट रहता है, तो दूसरा हमारा लेबर होता है जो वेरिएबल फैक्टर्स होता है। हमें इतना पता है कि अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स वर्कर्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी इंक्रीज करेगा। हम लेबर को नीचे लेकर आएंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे लेबर बढ़ रहा है तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है लेबर, अगर हमारा कोई प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो कि एक इंडिविजुअल हमें पहले जो सिर्फ एक हमारी फैक्ट्री में एक इंडिविजुअल काम कर रहा था, तो वो हमें 10 का प्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है। दूसरा इंडिविजुअल आया, उसने 9 का दिया, तो पहली यूनिट पर हमें टोटल 10 का प्रोडक्शन था, दूसरी यूनिट पर हमें 19 का प्रोडक्शन हुआ। तीसरा आया, उसने हमें 8 का प्रोडक्शन दिया। टोटल हमारे पास कितने का प्रोडक्शन हो गया? 27 का, ठीक है। और फिर हमारे पास फोर्थ आया, उसने हमें 10 का प्रोडक्शन दिया, तो मेरे पास कितना 37 हो गया। फिर मैंने फिफ्थ वाला लिया, तो उसने मुझे कितने का प्रोडक्शन दिया? 12 का प्रोडक्शन दिया। तो अब मेरे पास 49 का प्रोडक्शन, टोटल इतना मेरे पास प्रोडक्शन हुआ। तो मैंने देखा कि एक समय मैं देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ तो रहा ही है, इंक्रीज तो हो रहा है, बट मैंने देखा ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं जैसे इंडिविजुअल को हायर करता जाता हूँ, अपनी फैक्ट्री में उन्हें जॉब देता जाता हूँ, वो काम करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो इनका जो गैप है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ रहा है, और सॉरी डिक्रीजिंग में भी आ रहा है, और इंक्रीज में आ रहा है, और कांस्टेंट में भी आता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस वही चीज है यहाँ पर। लॉ प्रोपोर्शनेट में क्या होता है? यही लॉ होता है, यही इसका कानून है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। किस रेट पे करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, कुछ नए पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू फैक्टर्स, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट बोलो या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू फैक्टर्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, मतलब टीपी। इंक्रीज करेगा हमारा टोटल प्रोडक्शन, इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। आपका इनिशियली क्या करेगा? इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा आपका टोटल प्रोडक्शन, देन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ये लॉ कहता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, बट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। या इसका लॉ कहता है वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का, इंक्रीजिंग रेट देन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, फाइनली स्टार्ट टू डिक्रीजिंग, ठीक है। फाइनली स्टार्ट टू डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर्स। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट पर इनिशियली, देन कांस्टेंट रेट पे करेगा, फाइनली क्या करेगा? डिक्रीज, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देगा। क्यों करना शुरू कर देगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे एम्प्लॉइज हायर कर लिए। देखो, जब हमारे पास लिमिटेड इंडिविजुअल्स होते हैं तो हम उन्हें मैनेज कर पाते हैं, और मैनेज कर पाएंगे तो वो हमें प्रोडक्शन भी फिर उस हिसाब से हमारा अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम मैनेज कर पा रहे हैं, उन पर ध्यान रख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे वर्कर्स हायर कर रखे हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पे लोग केयरलेस होंगे, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो काम ही नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है, टाइम पास करना चाह रहे होंगे। तो उससे मेरे क्या रहेगा कि जितने मेरे पे लेबर है उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन नहीं आएगा, जितने मेरे पे लेबर्स है उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन नहीं आएगा। जबकि मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना जाता है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे लेबर एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे कि ये काम को वो कर लेगा, ये काम को वो कर लेगा। कुछ आलसी होंगे, कुछ केयरलेस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो काम करना नहीं चाह रहे होंगे। तो इससे और फिर मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। जब ज्यादा लेबर आ जाएंगे तो इसका मतलब मैं मैनेज भी नहीं कर पा रहा, जिससे मेरा प्रोडक्शन क्या होगा? डाउन जाएगा। बस वही बात यहाँ पर मैनेज की थी कि आप फाइनली क्या होगा? आपका टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आप नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा बढ़ा दोगे, बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे। इसलिए इसमें हम एज्यूम क्या करके चलते हैं, क्या मानकर चलते हैं कि अजम्पशंस क्या है? जैसे हमें पता है कि ये हमारा जो वेरिएबल रहता है,
अगर हमारा लेबर वेरिएबल रहता है तो ये हमारा शॉर्ट रन कंसेप्ट रहता है। शॉर्ट रन कंसेप्ट लेके चलते हैं कि हमारे पास जो भी हम काम कर रहे हैं शॉर्ट रन में इतना प्रोडक्शन करना है, तो ये शॉर्ट रन कंसेप्ट रहता है। इन दिस लॉ रेशियो बिटवीन फैक्टर्स रिमेन वेरिएबल। ठीक है, हमें पता है कि जो फैक्टर्स होता है, फैक्टर्स के अंदर हमें पता है एक हमारे कुछ हम कांस्टेंट कर लेते हैं, सिर्फ लेबर को वेरिएबल रखता है। तो इसमें वेरिएबल कांस्टेंट जो लेबर होगा रिमेन वेरिएबल, वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा इसमें। ठीक है, दैट इज मतलब वन फैक्टर इज वेरिएबल दैट इज लेबर, अदर्स आर कांस्टेंट जिन्हें हम एसेट्स बोल देते हैं। तो एसेट्स ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगी। अंडर दिस लॉ ऑल वेरिएबल यूनिट्स आर इक्वली इफिशिएंट। हम ये मान के चलेंगे कि जितनी भी वेरिएबल्स की यूनिट, जितने भी लेबर है वो इक्वली इफिशिएंट है, इतने योग्य है कि वो अच्छा प्रोडक्शन करके देंगे। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट। अब देखो टेक्नोलॉजी जो भी हम अपने प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी, हम लेबर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एसेट्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, टेक्नोलॉजी क्वालिटी बढ़ जाएगी तो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन हमारा ये लॉ क्या कहता है, सिर्फ वेरिएबल ही चेंज हो सकता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपसे पूछता डेफिनेशन किस चीज की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू, हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू फैक्टर्स की, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स refers to the empirical assertion concerning physical retentions between input and output। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अब उसके बाद आपको क्या बनाना है, फिर टेबल पर आ जाना है। टेबल काफी इजी है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको 8 तक लेनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स जब आप 8 लेते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितनी लेनी है, 8 लेनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स आपने 8 ले ली। टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, यहाँ पर हमें ये 3 चीजें लेनी है। मुझे पता है कि जब मैं पहला इंडिविजुअल लेकर आया था तो वो 2 का प्रोडक्शन दे रहा था, दूसरा लाया 3 का दे रहा था, तीसरा लाया था उसने 4 का प्रोडक्शन दिया, चौथा लाया था उसने फिर 3। ठीक है, फिर कम होने लग गया प्रोडक्शन, फिर 5 पर 2, फिर 6, फिर माइनस में चली गई, प्रोडक्शन दे ही नहीं रहा वो। ठीक है, केयरलेस हो गए क्योंकि नंबर ऑफ मैंने वर्कर्स ज्यादा बढ़ा दिए। अब मुझे पता है कि पहली यूनिट पे मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना था, 2 था, उसमें मैं 3 को ऐड कर दूंगा, 2 पे 5 हो जाएगा। 3 पे मेरा इस तरीके से ऐड कर दूंगा 4 को, तो फिर मैं 9 में 3 ऐड करूंगा तो 12 में। ये चीज हम पहले भी समझ चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन मेरा निकल कर आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्शन मुझे निकालना है, तो टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल प्रोडक्शन को मैं डिवाइड करता हूँ, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा 2, 5 को 2 से करूंगा 2.5, 9 को 3 से करूंगा 3। तो इस तरीके से मेरा देखता हूँ कि प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। ये टेबल आपको समझ में आ गई कैसे करनी है। ठीक है, तो सिंपल कैसे याद करनी है, 2 से स्टार्ट करना है, 4 तक लेके जाना है, 4 से आपको ये रिड्यूस करते हुए माइनस तक ले गया, फिर तो इजी हो जाएगा। 2 से 4 तक गए, 4 से रिड्यूस करते हुए माइनस तक चले गए। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी लेनी है, 8 लेनी है, फिर इसे आप ऐड करते जाओ, टोटल प्रोडक्शन निकालो, फिर एवरेज प्रोडक्शन। टेबल बन गई। टेबल बनने के बाद आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ है, ये हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, और ये जा रहा है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है। अब इस ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, हमारा यहां तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ किस रेट पर, मुझे पता है टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पर, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो क्या अब यहां पे हम देख भी सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन यहां तक इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट पर। अब देख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहिए, तो मैं ग्राफ में देखता हूं तो मार्जिनल प्रोडक्शन यहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट स्टेज में एट इंक्रीजिंग रेट पर। टेबल में देखता हूं तो टोटल प्रोडक्शन 3 यूनिट्स तक इंक्रीज कर रहा है किस रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। देन इंक्रीज कर रहा है अपने हाई लेवल तक, सबसे टॉप लेवल तक जाएगा। इस लेवल पे यहां तक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है किस रेट पर, डिक्रीजिंग रेट पर। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पर कर रहा है, और एमपी यहां कहां तक जाती है, 0 तक चली जाती है। एमपी यहां से डिक्रीज करती है अप टू 0 लेवल तक इस सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक है, और यहां पर मैं देखता हूं फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्शन मेरा यहां तक टॉप पर पहुंचा अपने, और टॉप के बाद सेकंड स्टेज में डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये स्टेज में क्या क्या हो रहा है, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करते हैं। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आराम से कैसे कैसे यहाँ पर चीजें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्टेज 3 में आते हैं, थर्ड में क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देता है। टोटल प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज करना शुरू कर देता है यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ तक तो मेरा डिक्रीज नेगेटिव हो गया, थर्ड में नेगेटिव, एमपी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा था, एमपी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो डिक्रीज कर ही रहा है एवरेज प्रोडक्शन। अब इन स्टेजेस को हमें एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे। स्टेज 1,
इट रेफर्स टू द स्टेज इन विच टोटल प्रोडक्शन हमने देखा इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो हमने देखा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, पर एवरेज प्रोडक्शन रिचेस एट इट्स मैक्सिमम लेवल। तो हमें पता है कि एवरेज प्रोडक्शन से सबसे टॉप पे पहुंच गया, अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया, ये एवरेज प्रोडक्शन है मैक्सिमम लेवल। देन एमपी आल्सो रीचेस एट इट्स मैक्सिमम लेवल, तो भी एमपी भी हमारे मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है यहाँ पर, ठीक है। और एमपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एमपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं स्टेज 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टेज 2 इट रेफर्स टू द स्टेज इन विच टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीजिंग रेट अप टू इट्स मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल तक तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। एपी स्टार्ट टू डिक्रीज, यहां से एपी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, और एंड एमपी आल्सो डिक्रीजेस अप टू 0 तक एमपी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, इतना लिखा। फिर इसके बाद और रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रोड्यूस इन दिस स्टेज। सेकंड स्टेज पे एक समझदार प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करना चाहेगा, क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। किनकी? जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहेगा, दैट इज लेबर। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली बात है, इतना आपको समझ में आया ये लाइन क्या कहती है, इसको समझना है। देखो इस स्टेज में मुझे पता है कि जो मेरे लेबर है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी जो इस स्टेज में बढ़ रही है, तो वो तो ऑलरेडी इफिशिएंट है, वो उतना मेरे को जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाता हूँ तो इसके अंदर हर यूनिट मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देती है। तो इसका मतलब जो मेरे लेबर है वो इफिशिएंट है, मुझे उन पर काम करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। बट आता है यहाँ पर मेरा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मेरा यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पर क्या मेरे जो लेबर है वो इनएफिशिएंट हो पा रहे हैं, ठीक है। कैसे इनएफिशिएंट? क्यों? थोड़े से, क्योंकि वो मुझे जैसे मैं नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा रहा हूँ तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे प्रोडक्शन दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उन लेबर पर ज्यादा फोकस करूंगा और उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करूंगा। उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने से क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन बूम करेगा, मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, बट मेरे जो लेबर है मैं उनको इंप्रूव तो कर सकता हूँ ना। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे लेबर है मैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करूं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करूं, ताकि मेरा टोटल प्रोडक्शन और अच्छा हो। टोटल प्रोडक्शन जब मेरा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जितना मैं कॉस्ट इनकर्ड कर रहा हूँ, जितना मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ, अपना खर्चा जितना कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर जितना कर रहा हूँ, उन सारी चीजों को मैं अच्छे से कवर कर पाऊंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर क्या है कि इस स्टेज में एक रैशनल प्रोड्यूसर चीजों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज आती है, इट रेफर्स टू द स्टेज इन विच टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजेस। टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है, हमने देख लिया। एपी आल्सो डिक्रीज कर रहा है, वो अब एपी अभी भी डिक्रीज कर रहा है, बट एमपी नेगेटिव हो चुका है। अब एक रैशनल प्रोड्यूसर कभी भी इस स्टेज में प्रोड्यूस नहीं करेगा। रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस और ऑपरेट इन दिस स्टेज इवन इन केस ऑफ फ्री लेबर। उसे अगर लेबर फ्री भी मिलेगी तब भी नहीं करेगा, क्यों? अब ये मान लो कि अगर आपको पता है कि जब मुझे इस स्टेज में कोई फायदा ही नहीं है और जब मेरी लेबर मुझे फ्री में भी मिल रही है तब भी मुझे नेगेटिव का प्रोडक्शन आ रहा है, और जब मैं अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं फ्री में भी लेबर क्यों लूंगा? जब मुझे पता है कि लिमिटेड लेबर रखने से मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, उन पर अच्छे से ध्यान दे सकता हूँ, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैं फिर लिमिटेड लेबर्स के साथ चलूंगा। फ्री में उतने ज्यादा लेबर्स की मैं क्या करूंगा, ठीक है। So a rational producer will never produce or operate in this stage even in case of free labor, because he would increase his output by employing the less labor. That is use of scarce factors leads to inefficiency in this stage. It is non-economic and inefficient stage, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है। लास्ट क्वेश्चन बता, पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। अभी हमें पता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट क्या रहता है कि जहां पर सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल रहेगा जिसका नाम है लेबर, और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसलिए हमारा शॉर्ट रन कंसेप्ट रहता है, सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव नहीं करेगी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है या मेरे अदर फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, या उनकी जगह मुझे ऐसे फैक्टर मिल जाता है जो वेरिएबल मैं उनकी जगह यूज कर सकता हूँ और उससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात को समझना, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी तो सीधी सी बात है मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, पोस्टपोनमेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अब मेरे पास क्या है कि जो मैं फिक्स फैक्टर यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो कि मेरे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, और जो कांस्टेंट फैक्टर्स अगर मैं उनके क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स डिस्कवर करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूट्स देखता हूं और उनसे रिप्लेस कर देता हूं, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट्स लेकर आ रहा हूं उनका और मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, उन्हें एक वेरिएबल नेचर दे रहा हूं अपने एग्जिस्टिंग फिक्स जो मेरे कांस्टेंट फैक्टर्स है उनको। मैं अगर अपने कांस्टेंट फैक्टर के क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट डिस्कवर कर लेकर आ रहा हूं और उनका यूज कर रहा हूं, उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं अपने एग्जिस्टिंग वाले को, तो इससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। जो कि हमें पता है कि हम हमारे कांस्टेंट फैक्टर रहेंगे वो हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके मतलब उनकी हेल्प से हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं कंबाइंड विद लेबर मतलब वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन हमने क्या करा, हम ऐसे सब्स्टिट्यूट्स लेकर आए कांस्टेंट फैक्टर्स के जिनकी वजह से हम 150 की यूनिट्स पे पहुंच गए। तो इनडायरेक्टली मैंने देखा कि मेरे फैक्टर तो सेम ही थे एक तरीके से, फिर कांस्टेंट थे, बस उनके सब्स्टिट्यूट्स लेकर आए जिससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज, जबकि नहीं होना चाहिए था क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो बस यही दो कंडीशन यहाँ पे हमें वो समझनी है। The postponement of the law of variable proportionate. The situations of diminishing MP is possible under two situations, as when there is an improvement in technology used in the process of production। जो हम प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में यूज कर रहा है उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि उसमें इंप्रूवमेंट आया, सो दैट द greater output is achieved with same inputs will be more। तो आपको क्या पता है with same inputs, बस इतना लिखना same input तक। अब आपको पता है कि आपको ग्रेटर आउटपुट अचीव होगा विद सेम इनपुट, आप इनपुट सेम यूज कर रहे हो, आपको ज्यादा आउटपुट यूज हो गया सेम इनपुट में, बट टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई। तो इस केस में क्या रहेगा, हमारा ये पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, व्हेन सम सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है, सो दैट कांस्टेंट मतलब जो कंडीशन है फिक्सिडिटी की, जो कांस्टेंट की क्या कहते हैं कंडीशन है फिक्स फैक्टर्स की, इज रिमूव्ड हो जाएगी। हाउएवर सच सिचुएशन इज वेरी रेयर बट नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, रेयर है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं क्लोज होता है, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, इस टॉपिक की। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब से अच्छे से पढ़ाई करें। मेरा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आप एग्जाम के टाइम पर काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, और स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करके चलना, एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है, कभी भी हमारे साथ कुछ सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो हमारे पास वो समय देना पड़ता है ऐसी सिचुएशंस में। तो हम अपने आप को पहले से रेडी रखते हैं, तो ऐसा रहता है कि इन फ्यूचर कभी भी हमें कुछ दिक्कत परेशानियां आती है तो हम उसमें अपने लिए समय निकाल पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर हम समय निकालते हैं तो उसमें हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हमारे अंदर नेगेटिविटीज आती है। तो इन सारी चीजों से बचने का तरीका ये रहता है कि आप जिस जर्नी में उतर चुके हो, जर्नी की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करें। फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल से, लोग क्या कहते हैं भूल जाओ कि हम 2 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2.5 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं, सब बकवास है। अपनी स्टडी अच्छे से करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान